हाँ, वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। रोटेशनल मोशन में बच्चे सेंटर ऑफ मास के हमने काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं और एक मैंने आपको शॉर्टकट बताया जिसमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें से एक पोर्शन को हमने स्कूप आउट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो नया स्ट्रक्चर बना, जो नया पोर्शन, एक पोर्शन निकाल दिया, तो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसके हमने क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, तो अब आगे हम चलेंगे। मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपको और दिया था मैंने कि एक आप कर सकते हो कि एक स्क्वायर शीट है और उसमें से एक 1/4 पोर्शन, चाहे वो स्क्वायर के फॉर्म में निकले या ट्रायंगल के फॉर्म में निकले, उसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रिमेनिंग जो बचा है पोर्शन, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो वो हम क्वेश्चन कर लेंगे और इसके बाद बच्चे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चलेगा, क्योंकि अब देखो मेन चीज़ तो हमारे पास जो पार्टिकल डायनेमिक्स है उसी का एनालॉग चलेगा यहाँ पर, कि एक पार्टिकल की बजाय पूरी बॉडी, रिजिड बॉडी मूव कर रही है, तो हमें वही बातें करनी पड़ेंगी कि एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है ना, इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। मोमेंटम है, फोर्स है, वो सारा ये समझ लो न्यूटन्स जो लॉज ऑफ मोशन है यानी पार्टिकल डायनेमिक्स, वो दोबारा से नए रूप में, यानी नए रूप में हम उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर ग्रेटफुल टू नमस्ते कविता चैनल फॉर प्रोवाइडिंग अस ए स्मॉल क्लिप ऑफ मोटिवेशनल सॉन्ग। तो चलिए हम एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर की तरफ चलेंगे। आप बच्चे पोस्ट करिए विजिट कम्युनिटी में जाकर, व्हाट इज़ इन योर माइंड, वहाँ पर ऐसे लिखा होगा, तो वहाँ आप लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। और जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा एक्चुअली एक प्लेलिस्ट बनी हुई होती है। एक क्या, हर चैप्टर का जो नाम है ना, जैसे लॉज ऑफ मोशन है उसकी एक प्लेलिस्ट है, वर्क पावर एनर्जी है उसकी एक प्लेलिस्ट है, और तीसरा जो चैप्टर रोटेशनल चल रहा है उसकी एक प्लेलिस्ट है। तो 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो और जो बच्चे 12th के हैं तो उनको तो पता ही है कि हमारे पास रे ऑप्टिक्स हो चुका है, उसकी एक प्लेलिस्ट है, वे ऑप्टिक्स है उसकी प्लेलिस्ट है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्लेलिस्ट है, और वे ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गया उसकी प्लेलिस्ट है। तो 4 जो चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए बच्चे टाइम नहीं ख़राब करते हुए लेट अस फर्स्टली लिसन द मोटिवेशनल सॉन्ग, देन वी विल स्विच ओवर टू द वीडियो। लेट अस लिसन, आई प्ले इट। आंखों की नमी को आंसू बनने नहीं दूंगा, बनूंगा तपन अग्नि की, तपाऊंगा खुद को इतना, अंधियारे जिगर की किरण एक बन जाऊंगा। पापा ना देखो इस तरह मुझे, कि शक ना हो जाए मुझे खुद पर, नहीं समझ पाया नहीं समझ पाया कि कब तो बड़ा हो गया, जाने कब पापा की पत्नी बन गया। Yes, welcome back. So I think you are now motivated enough. Let us go to video. तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर, ठीक है। तो बच्चे ये देखिए, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले आपको एक बार प्रीवियस का दिखा देता हूँ। तो ये प्रीवियस जो बच्चे आज हैं वो देख लें कि मैंने क्या किया था, कि एक स्फेयर था, उस स्फेयर में से एक छोटा स्फेयर बाहर निकाला, या एक आपका डिस्क थी, उस डिस्क में से एक छोटी डिस्क बाहर निकाली, तो जो रिमेनिंग पोर्शन था उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इस तरह के क्वेश्चन थे। ऐसे बच्चे हमारे पास एक और क्वेश्चन मैंने कहा था वो कर लेना, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन और कर लो, शेप ले लेते हैं। यदि हमारे पास शेप आई थिंक उसकी है तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। आई थिंक शेप, आई हैव दिस शेप। चलो एक शेप है, एक शेप और ले लेते हैं, एक शेप ये, ठीक है। तो चलो बच्चे ये है हमारे पास एक स्क्वायर,
या ऐसा करते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं, इसी से काम चला देते हैं, ठीक है। चलो, ये बच्चे एक स्क्वायर है, स्क्वायर शीट है, और इस स्क्वायर शीट में से एक पोर्शन हम इसमें से निकाल देते हैं। तो दैट पोर्शन इज सपोजिंग, आप किस फॉर्म में लेना चाह रहे हो देख लेना, कि ऐसा करते हैं कि हम इसमें से ये 4 टाइल्स हैं, ऐसे भी कह सकता है कि 4 टाइल्स हैं, और उसमें से एक टाइल जो है वो स्कूप आउट कर दिया, ठीक है, ये वाला हमारा पोर्शन निकाल दिया, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ, रिमेनिंग जो होगा वो कहाँ होगा। तो मैंने बताया था कि हमारे पास, अच्छा इसकी साइड देख लो बच्चे कितनी है। सपोजिंग इसकी साइड मान लेते हैं, इसकी साइड सपोजिंग 2a है, एक स्क्वायर है, इसकी साइड 2a है, और ये बच्चे आपके पास a साइड का हो गया, तो दिस इज रिमूव्ड। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, और ये आपके पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चे ये देख लो, ऐसा मान लो ना इसको, देखो ये तो है पार्टिकल 1, और ये सारे मिलकर ये हो गए बच्चे 2, ठीक है नहीं। और यदि सिस्टम आपके पास, यदि ये इसके साथ इंटैक्ट है, ये वाला पोर्शन यदि इसके साथ है, तो सेंटर मास बच्चे कहाँ पर है, सेंटर मास कहाँ होगा, पूरे सिस्टम का सेंटर मास तो यहीं रहेगा, ये हो गया सेंटर मास ओ। सेंटर मास, अब इसमें 2 पार्टिकल सिस्टम में लेके चल रहा हूँ, एक पार्टी के लिए है, एक पार्टी, यानी इसका मान लेते हैं मास m1, और जो रिमेनिंग है बच्चे उसका मास मान लेते हैं m2। तो ऐसा कर लो ना, लेट, तो m1 को हमने क्या माना, जो स्कूप आउट है बच्चे उसको हमने m मान लिया, तो जो रिमेनिंग है उसका मास कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, कितने टाइल्स हैं ये, कितने स्क्वायर हैं, 1 1 2 3, तो इसका कितना आ जाएगा मास 3m। अब इसमें से बच्चे देखो ये O है, तो O ये है, तो बच्चे इसका सेंटर मास तो यहाँ होगा, तो ये इसका सेंटर मास यहाँ माना जाएगा, ये है m1 यहाँ पर, इसको आप m1 मानेंगे यहाँ, दिस इज m1, सही है। और m2 बच्चे यहाँ होगा कहीं, याद आ रहा है आपको, m2, ठीक है, ये आपका 0 0, इसको मान लिया हमने x एक्सिस, इसको मान लिया हमने माइनस x एक्सिस। तो बच्चे ये है सपोजिंग x1, और ये है सपोजिंग आपका x2। क्या पूछ रहा है, x2, तो आपसे x2 पूछ रहा है। x1 आपको पता है, ये रहा x1, ये जो मैं दिखा रहा हूँ x1, दिस वन इज x1। x1 की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये x1 होगी, तो मैं इसको एक थोड़ा सा इधर दिखा दूं कि दिस इज सेंटर ऑफ मास 0 0, ये सेंटर मास सिस्टम का, इसमें बच्चे m1 इधर है, तो m2 बच्चे दूसरी साइड होगा, तो चलो, तो ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बच्चे स्क्वायर है पूरा, ये साइड A, ये साइड A, तो ये बच्चे आपको पता है a√2, ठीक है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, आपको यहाँ से शायद ना दिखे,
ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं। तो सेंटर ऑफ मास बच्चे इसका यहाँ होगा कहीं, आपको पता है सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है, m1 इधर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा ये। तो ये x1 जो आपके पास आया, ये कितना आ गया बच्चे बोलो, a√2/2, दैट इज a/√2। तो ये तो हो गया बच्चे a/√2। x2 बच्चे ये है, ये पता नहीं है। तो चलो कैसे करें, तो आपके पास क्या मेथड मैंने बताया 2 पार्टिकल सिस्टम में, बोलो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। m1 बच्चे m है, x1 बच्चे कितना है a/√2 है, m2 कितना है 3m है, x2 हमें पता नहीं, तो इसको आप यहाँ से गायब करिए, m से m कैंसिल कर लेते हैं, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपके पास x2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो x2 इज इक्वल टू a/3√2। तो x2 इज इक्वल टू a/3√2 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं कि आपके पास एक पूरा एक ऐसा कह सकते हैं, देयर आर 4 टाइल्स है ना, या एक स्क्वायर शीट है, उसका जो 1/4 शीट है उसको रिमूव कर दिया जाए। देयर आर 4 टाइल्स ईच ऑफ मास m, and if one tile is removed, then what is the center mass of the remaining portion of 3 tiles with respect to the center of the initial 4 tiles। यहाँ तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे है ना, आराम से हो जाएंगे। चलो अब आगे वाला थोड़ा अच्छा वाला पार्ट करते हैं। ये तो आप सेंटर मास में बच्चे आप एक्सपर्ट हैं आई थिंक। चलिए अब चलेंगे बच्चे मोशन। अब देखो मैंने जो बताया था बिल्कुल सारी बातें वही करनी है जो हमने न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में की थी पार्टिकल डायनेमिक्स के अंदर। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा टॉपिक का नाम है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन, तो इसमें क्या मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है। तो कुछ नहीं बच्चे, आपको जैसे मुझे बताओ कि हमारे पास जैसे वेलोसिटी निकालनी हो, तो हाउ विल यू फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यदि आपको निकालना है तो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस और क्या करना है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, अब बट सबको पता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस सो ऑन अपॉन पूरे सिस्टम का मास m, which is mass of system, यानी m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो कुछ मत करो बच्चे, आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यदि निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना है बच्चे इसका। इसमें m तो कांस्टेंट है, ये m1 m2 कांस्टेंट है, r ही चेंज होगा ना। तो क्या आ जाएगा 1/m बार इंटू m1 into rate of change d/dt of r1 vector plus m2 into d/dt of r2 vector plus so on। इस तरह का आएगा सिचुएशन। अब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल। तो इसका मतलब ये आंसर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/m ब्रैकेट स्टार्ट दैट इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन। ये आपके पास हो गया। तो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, ये तो हो गया भाई। इतना ही करना है हमें,
तो जैसे आपके पास m1 r1 प्लस m2 r2 सो ऑन है, ऐसे ही m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन सो ऑन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकाल सकते हैं, इसमें कुछ बात तो है नहीं। हो गया, कुछ बिल्कुल सेम है जैसे मोशन प्लेन किया था, वही है। वो पार्टिकल के कर रहे थे, यहाँ भी पार्टिकल का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, यानी सेंटर मास की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपको यदि एक्सेलरेशन निकालना हो, दिस इज वेलोसिटी, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बल्कि यहाँ लिख दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी ये, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से बच्चे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो, एकदम बच्चे अच्छे से क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है अभी थोड़ी देर में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, this is equal to rate of change of velocity of center of mass, that is d by dt of velocity of center of mass क्या है, ये रहा बच्चे 1 by m into m1 v1 vector प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन। ये कितना आ गया बच्चे 1 बाई m ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये हो गया बच्चे m1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ v1 प्लस m2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ v2 प्लस सो ऑन। अब डिफरेंशिएशन जब करते हैं बच्चे वेलोसिटी का तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो ये आंसर कितना आ गया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 बाई m टाइम्स इंटू m1 a1 वेक्टर, आ गया बच्चे समझ में नहीं, प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस सो ऑन। तो आपको बिल्कुल सिमिलरिटी लग रही होगी, वहां पर था m1 r1 प्लस m2 r2 अपन टोटल मास, पोजीशन वेक्टर निकालना है, सेंटर मास का वेलोसिटी निकालना है, तो सेंटर मास का m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन निकालना है तो m1 a1 प्लस a1 a2 a3 क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, जो सारे पार्टिकल्स मिलकर सिस्टम को बना रहे हैं, यानी हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। तो ये सारे आपके पास फॉर्मूले बनते जा रहे हैं बच्चे। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हो गया, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास तो आपको पता ही था। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत स्पेशल चीज मैं बताऊं कि सपोजिंग थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी कर लो, थोड़े थोड़े से करा दूंगा मैं, एडवांस क्वेश्चन भी कराता हूं, है नहीं, कि सपोजिंग क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स को हमने फेंका, यानी बहुत सारे कंचे हैं ग्लास मार्बल से फेंक रहे हैं उनको, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताइए भाई सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पे जाएगा, तो मुझे बताओ, आपको सीधा सीधा मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया। मोशन अंडर ग्रेविटी आने पर आपको पता पड़ जाना चाहिए कि भाई हाइट लेने के लिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए। भाई हमने उसको एक्स की तरफ भी फेंका, माना वाई की तरफ, तिरछा फेंके हैं सारे स्टोन्स को, तो उनका आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वाई कंपोनेंट, वर्टिकल। तो उससे क्या आप एच निकाल सकते हो, एच इज इक्वल टू वर्टिकल वी वाई स्क्वायर अपॉन 2g। अब प्रॉब्लम है जी कैसे निकाल, जी कैसे पता पड़ा, है ना, ये भी तो है। अब सेंटर ऑफ मास अंडर जी है, ये कैसे पता है कि हर पार्टिकल यदि अंडर ग्रेविटी है तो बच्चे सेंटर ऑफ मास पे अंडर ग्रेविटी होगा, ये मैं आपको प्रूव कर देता हूँ पहले, है नहीं, पहले ये करते हैं फिर हम आगे चलते हैं।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं अभी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है किस एक्सेलरेशन इफ, ये बहुत स्पेशल बात है ये। इफ क्लस्टर, एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स आर अंडर ग्रेविटी, अंडर जी। तो बच्चे इसका जो सेंटर ऑफ मास है विल ऑल्सो फ्लाई अंडर जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप एक थ्योरम है, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं अभी। क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स आर अंडर ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो फ्लाई अंडर ग्रेविटी। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास एक्सेलरेशन a1, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं a2, a3, ये सारे के सारे बच्चे अंडर ग्रेविटी हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो बी g। ये आपका मैथमेटिकल बात हो गई, प्रूफ कर दें, अरे प्रूफ लो। तो बच्चे मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अभी क्या बताया था आपको, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, a1 a2 सारे g हैं, तो m1 इंटू जी वैक्टर प्लस m2 इंटू जी वैक्टर प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो क्या आ गया, तो इससे आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जी वेक्टर कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया बच्चे m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। तो ये आपका कैंसिल हो गया नहीं, इसका मतलब आपके पास आंसर जो आ गया वही आ गया जो मैं आपसे कह रहा था कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी अंडर ग्रेविटी। समझ में आ गया। अब मैं आपको बहुत स्पेशल क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चे, वेरी स्पेशल, दो स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखना, स्पेशल क्वेश्चंस यानी कड़क चाय, अरे बहुत कड़क क्वेश्चन है। सी दिस कि हमारे पास सपोजिंग इफ 4 पार्टिकल्स, ध्यान से समझना, ऑफ मासेस भी कुछ हो सकते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम and 2 ग्राम are projected in vertical plane अब इसमें हमने क्या लिया है बच्चे, देखो ध्यान से कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस, ये x है, ये y है, ये z है, ये बच्चे ग्राउंड है। अरे एक मिनट, बच्चे इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस दे रखे हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम एंड 2 ग्राम और प्रोजेक्टेड वर्टिकल पिन। और मैं जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आपके पास है ये ग्राउंड है,
यानी ग्राउंड जो है वो एक्सजेट प्लेन में है, ये बचे वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन है, यह वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन। अब इसमें क्वेश्चन जो स्पेशल है वो ये है कि इनके पार्टिकल्स की वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी वेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स आर रेस्पेक्टिवली, इनकी वेलोसिटी दे रखी होगी 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, है ना। ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, और ये इन सारे पार्टिकल्स को हमने फेंका है, यानी एक को मान लीजिए ऐसे फेंक दिया है, समझ में आ रहा है, एक पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंक दिया है, एक को बच्चे मैंने ऐसे फेंक दिया है, एक को मान लीजिए मैंने ऐसे फेंक दिया है, एक को मैंने किसी और एंगल से फेंक दिया है। तो ऐसे मैंने कुछ कुछ एंगल से फेंका है, उनकी मैं वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहा हूँ। एक मिनट बच्चे, ये क्या हुआ प्रीवियस, अच्छा एक सेकंड, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट तो खाली खाली क्यों आ गया नेक्स्ट, एक मिनट, ओके इसको ले लेंगे ना हम फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए बच्चे, तो हमारे पास मान लीजिए v1 वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। v2 वेक्टर दे रखा है माइनस के आई कैप प्लस माइनस के या प्लस के 6j कैप मीटर पर सेकेंड। तीसरा हमारे पास दे रखा है, मान लीजिए ऊपर दे रखा है 4j कैप ओनली मीटर पर सेकेंड। एंड चौथा पार्टिकल का दे रखा है वेलोसिटी 3i कैप प्लस के 6j कैप। अच्छा ये भी 6j कैप हो गया, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है जरा बताओ। क्वेश्चन ये है कि बताइए फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, पहला तो ये है फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को cm लिखूंगा मैं आगे से, है ना, cm सेंटर ऑफ मास। पहली तो ये बात करा, तो कैसे निकालोगे, तो ये तो आसानी से हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या था बच्चे बोलो, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन सारे मासेस का सम, ये तो बना। अब बताओ बच्चे क्या है, m1 क्या है, पहला देखो जरा, m1 इज 1 ग्राम 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2, ये है 1 ग्राम 2 3 एंड 2। तो चलो बच्चे 1 ग्राम ये हो जाएगा इनटू v1 वेक्टर प्लस 2 ग्राम इंटू v2 वेक्टर प्लस 3 ग्राम इंटू v3 वेक्टर प्लस 2 ग्राम इंटू v4 वेक्टर अपॉन 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम। इनको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ बच्चे यूनिट, क्योंकि ऊपर भी ग्राम आ रहा है नीचे भी ग्राम आ रहा है, तो सब ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ। अब 2 और 3 5 2 7 और 1 8 8, तो ये हो गया। और 1 अब इसमें बच्चे आई कैप कितना है जरा देख लो, देखो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू -1 माइनस के 2
ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। 3 इंटू दिस 0 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस के जे कैप। जे कैप की बात करें तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12 प्लस 2 इंटू 6 12। अरे सब 12 12 हो रहे हैं। ओके, पहले वाले में 3 आ रहा है बस। ओके, तो ये कितना आ गया आंसर? 1/8 6, ये तो कैंसिल हो गया, 6 आई कैप और 36 और 3 39 जे कैप। ठीक है, इस तरह से आपके पास आ रहा है। अब अगला पार्ट क्या है क्वेश्चन का? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ, एक ही क्वेश्चन से कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो क्या होगा? एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, उसी क्वेश्चन से आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स को यदि आप अंडर ग्रेविटी भेज रहे हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? दैट विल बी जी। जी की वैल्यू मान लीजिए 10 है, तो दिस इज 10 माइनस के 10 जे कैप। सही है बच्चे, ऊपर प्लस वाई है, नीचे माइनस वाई होगा। चलो ये हो गया। इसके बाद बच्चे एक और क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा, हाउ हाई सेंटर ऑफ मास राइजेस। अब सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला चक्कर हो गया ना। हाइट जो लेता है बच्चे वो वर्टिकल कंपोनेंट से लेता है, तो सबको पता है वी वाई स्क्वेयर अपॉन 2g इज इक्वल टू हाइट। अब वी वाई जो है बच्चे किसका लोगे? अब यहां पर थोड़ा सा चलो और मैं बता दूं, y कंपोनेंट और एक्सेलरेशन भी बच्चे y की तरफ, ए वाई किसका? सेंटर ऑफ मास का, और ये भी सेंटर ऑफ मास का। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट कितना है? ये रहा 39J। तो ये हो जाएगा 39 इंटू 39 अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन y का क्या है? ये 10J 10 है। तो इस तरह से आपके पास बच्चे आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास हाइट अटेंड है। आगे क्वेश्चन करना है, नहीं आया आपको क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दूं। देखो एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा है। सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स यदि अंडर ग्रेविटी है तो उनका सेंटर ऑफ मास अंडर ग्रेविटी रहेगा। तो इसको आप थोड़ा अलग तरीके से लो। ये ले लो कि सपोजिंग एक आपके पास पूरा बॉम्ब जो है हमने प्रोजेक्ट किया और अचानक उसके फ्रैगमेंट्स हो गए, यानी कि वो एक्सप्लोजन हो गया, और एक्सप्लोजन होने के बाद सपोजिंग 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल कितने भी हो ब्रेक हो गए। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि एक पार्ट वापस आ गया, एक पार्ट गिर गया, तो बताइए तीसरा पार्ट कहाँ जाएगा? तो मुझे बताओ कि जो सेंटर ऑफ मास है एक्सप्लोजन के बाद भी वो वैसे ही जाता रहेगा, क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट क्या लग रहा है, कंसेप्ट ये है कि आफ्टर एक्सप्लोजन, क्योंकि कितने पार्ट्स हो जाएं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो जी से जाएगा ना। आफ्टर एक्सप्लोजन सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूज अंडर ग्रेविटी।
तो सेंटर मास बच्चे ग्रेविटी के अंडर ही चलता चला जाएगा। जी मैंने आपको पहले बताया कितने पार्ट्स आ जाए, हर पार्ट बच्चे जी से जा रहा है तो उसका सेंटर मास भी जी से जाता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लो जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉम्ब किसी मास का है, बॉम्ब ऑफ मास मान लेते हैं कुछ, मान लीजिए 10 kg का है, एक्सप्लोड्स at its highest point, ठीक है। ये जो आपका प्रोजेक्ट किया था, इट वॉज प्रोजेक्टेड with velocity कितना मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब इसमें हो क्या रहा है बच्चे, इफ एट हाईएस्ट पॉइंट जो 2 किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम पार्ट फॉल्स फ्रीली, 3 किलोग्राम का जो पार्ट है, एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन साध रहा हूं मैं बच्चे, है ना। 3 किलोग्राम पार्ट जो फ्रैगमेंट है, ये बच्चे अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, वेयर विल थर्ड पार्ट 2 और 3 5, जो 5 kg पार्ट है, फॉल ऑन ग्राउंड, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक क्वेश्चन बच्चे अपने में कंप्लीट है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो समझ में आया बच्चे, क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ते हैं। ये बॉम्ब है, एक्सक्यूज मी, बॉम्ब ऑफ मास 10 किलोग्राम explodes at its highest point. It was projected with velocity 10 meter per second, making 45 degree with the horizontal, maximum range होगी। If at highest point 2 kilogram part falls freely, 3 kilogram fragment retraces its path, और इसके बाद वेयर विल, जो थर्ड फ्रैगमेंट है 5 किलोग्राम का, वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। तो चलो बच्चे देखें, तो हमारे पास ये है, ये सिचुएशन, बॉम्ब हमारे पास था ही, लेट अस हैव ए बॉम्ब, ये कोई बॉम्ब मान लेते हैं, चलो ये बॉम्ब है, लेट अस हैव दिस बॉम्ब। तो ये जो बॉम्ब को फेंका है आपने किसी एंगल से, टेन मीटर पर सेकेंड से, तो मुझे बताइए यदि ये एक्सप्लोजन नहीं होता तो उसका सेंटर ऑफ मास तो बच्चे यहाँ जाता, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है ना, सेंटर ऑफ मास बच्चे ये अंडर ग्रेविटी जाता है, ये सेंटर ऑफ मास तो ये रहेगा,
ये बच्चे ओरिजिन मान लेते हैं 0। और सेंटर ऑफ मास का बच्चे ये जो रेंज है r, ये सबको पता है u स्क्वेयर 2 sin थीटा अपॉन g, तो u स्क्वेयर बाई g। तो ये कितना आ रहा है आंसर बोलो। u है आपके पास 10 इंटू 10 अपॉन 10, यानी कि 10 मीटर पर 10 मीटर। तो ये रेंज बच्चे आपके पास 10 है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चे यहाँ पर एक जो फ्रैगमेंट है, ये वाला एक फ्रैगमेंट, वो तो नीचे गिर गया, वो तो बच्चे यहाँ नीचे गिर गया, यहाँ पर। यानी ये यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपके पास m1 मास मान ले, इसको मान लेते हैं m1 मास। ये हो गया m1 मास, कितने का है 2 kg का। दूसरा वाला बच्चे जो है, ये मान लीजिए मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये वापस रिट्रेस कर रहा है पाथ को, ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पहुंच गया। इसको हम चलो यहाँ दिखा देते हैं। यहाँ आ गया, ये आगे बच्चे m2 मास, ये कितने का है 3 kg का। अब जो कह रहा है कि जो बड़ा वाला 5 kg वाला है वो कहाँ गया। सपोजिंग वो जो है, सपोजिंग यहाँ गिरा, ठीक है, सपोजिंग वो यहाँ पर गिरा, ये है 5 kg का m3। इसकी पोजीशन पूछ रहा है। तो बच्चे अब आपके पास ये है x1, x2 ये है, और ये है बच्चे x3, ये वाली यहां से यहां तक, ये x3 है। तो हमें निकालना क्या है, x3 कहां पर है। तो आपका सेंटर मास पता है कहां पर है। सेंटर मास तो बच्चे ये रहेगा, ये रहा, ये सेंटर मास तो यहीं पर रहना है। एक मास ये आ गया, एक मास यहाँ आ गया, तीसरा मास कहाँ होगा। बस क्वेश्चन हो गया। नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, करें। तो आप जरा यहाँ बता दो कि m1 की पोजीशन क्या है। m1 की पोजीशन बताओ कि आपके पास x1 इज इक्वल टू बच्चे रेंज का हाफ, यानी 5 मीटर। x2 क्या है 0, x3 क्या है पता नहीं। सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का, x सेंटर ऑफ मास, ये कितना रहेगा बच्चे r। रेंज जो ओरिजिनल रेंज थी वो थी बच्चे 10 मीटर। समझ में आया। तो अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो, तो हमारे पास क्या यूज करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो बच्चे x सेंटर ऑफ मास कितना है 10, नीचे आपके पास है 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। m1 कितने का है बच्चे 2, x1 कितना है उसका 5 है, m2 है बच्चे 3, x2 कितना है 0, m3 है 5 और ये पूछ रहा है x3। तो कितना आंसर आ गया 5 और 3 8 to 10, 10 into 10
इज इक्वल टू 10 प्लस 0 प्लस 5x3। तो ये कितना आ रहा है बच्चे, 100 में से 10 गए, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 5x3। तो 90 इज इक्वल टू 5x3। तो x3 इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, 18। तो x3 बच्चे आ रहा है 18 मीटर। समझ में आ रहा है नहीं? बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जिसमें हमने मोशन ले लिया पार्टिकल्स का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोशन ले लिया और उससे हमने सेंटर ऑफ मास को साध लिया, सेंटर ऑफ मास को देख लिया। और यदि क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी हैं तो बच्चे मान के चलो कि सेंटर ऑफ मास भी वो भी अंडर ग्रेविटी ही चलता रहेगा। उसका मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लोजन वाला किया। हाँ, वेलोसिटी जो निकालते हैं ना, एक पार्ट की वेलोसिटी इतनी, दूसरे पार्ट की वेलोसिटी इतनी, तो तीसरे की कितनी होगी, तो वो बच्चे निकालते हैं कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम से। तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम उधर है और ये आपका चैप्टर यहाँ पर अलग है। तो कुछ क्वेश्चंस ध्यान रखना कि जो लॉज ऑफ मोशन के हैं वो भी हम यहाँ से करते हैं, ऐसी बात नहीं, सेंटर मास से करते हैं, है नहीं। वो हम आगे बताएंगे। यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो आपको पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि या तो पार्टिकल सिस्टम, या तो पार्टिकल रेस्ट में रहेगा या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाला कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे इसमें। तो आप बने रहिए बच्चे, वॉच करते रहिए ये आपका वीडियो, और यू विल फाइंड दिस चैप्टर वेरी इजी। ध्यान रखना, मैं हूँ तो फिजिक्स इजी रहेगी, तो लेकिन रिवाइज करो उसको, इसलिए मैं थोड़ा कम कम टॉपिक लेकर उसको डीप में आपको पढ़ाए चले जा रहा हूँ। तो लेट अस क्लोज दिस, ठीक है। बी हेल्थी एंड बी रिवाइज इट।